नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर अपन डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। आज डिफ्रैक्शन के टॉपिक में अपन देखेंगे सीधी कोर पर विवर्तन, डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। इसके लिए जो चित्र हम काम में ले रहे हैं वो ये है। इसके अंदर अपने पास एक प्रकाश का स्रोत है और ये जो प्रकाश का स्रोत है ये एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है, मतलब ऐसा स्रोत जिससे एक ही तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश निकलता है। A monochromatic light source S is used। अब इस प्रकाश स्रोत के सामने यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट एज रखी हुई है। ये मेरी सीधी कोर है। ओडी द्वारा इसको अपन ने चित्र में दिखाया है। इस प्रकाश के स्रोत से लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश निकलती है। यहाँ पर यह सीधी कोर से टकराती है। बेलनाकार तरंगाग है। A cylindrical wavefront WW dash interact with a straight edge। इस सोर्स और स्ट्रेट एज के बीच का डिस्टेंस हमने माना हुआ है स्मॉल ए। अब जो हमारा प्रतिरूप बनेगा उसको देखने के लिए हमने स्ट्रेट एज के पीछे यहाँ पर b दूरी के ऊपर एक पर्दा रखा हुआ है। ये हमने यहाँ पर पर्दा रखा है। ये जो हमारा रेखा छिद्र है, स्ट्रेट एज है और पर्दा, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। और हम अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को माने जिसके के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अगर हम ज्यामितीय प्रकाशिकी से देखें तो हमें यहाँ पर ये स्ट्रेट एज अवरोधक का काम करेगी। तो हमें बीच के बिंदु P के ऊपर लाइट मिलनी चाहिए, अर्थात ये क्षेत्र प्रकाशमय क्षेत्र होना चाहिए। और P बिंदु के नीचे का जो रीजन है यहाँ पर हमें टोटल डार्क मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमें P बिंदु के ऊपर के पार्ट में प्रकाश की तीव्रता मिलती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिंजेस मिलती है P बिंदु के ऊपर के भाग में और P बिंदु के नीचे के भाग में भी, जहाँ पर ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार अंधकार मिलना चाहिए, उसके अंदर भी हमें प्रकाश की तीव्रता मिलती है जो कि लगातार घटती हुई हमें दिखाई देगी। ये जो प्रक्रिया है यह क्यों हो रही है? सीधी कोर पे जैसे ही तरंगाग टकराती है तो यहाँ से प्रकाश किरण का विवर्तन होता है। When light interacts on a straight edge, the phenomena of diffraction occurs। अब अपन ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है इसकी डिटेल अपन देखते हैं। हम अलग अलग पार्ट के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जो बिंदु है P1 जो कि छाया क्षेत्र के अंदर है, इसके ऊपर तीव्रता का मान निकालेंगे। इस बिंदु के ऊपर तीव्रता का मान निकालने के लिए हम हमारी बेलनाकार तरंगाग को बांट रहे हैं छोटे छोटे जोन के अंदर। तो हमारे पास P1 के संगत जो पोल आ जाएगा तरंगाग के ऊपर वो होगा O1। तो हमारे पास अगर हम बिंदु P1 को प्रेक्षण बिंदु ले रहे हैं तो उसके लिए तरंगाग का बिंदु O1 पोल कहलाता है। तो हमने हमारी पूरी तरंग को दो भागों में बांटा है। पहला भाग तो है O1W और दूसरा भाग मेरे पास है O1W डैश। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास
P1 बिंदु के ऊपर हमें टोटल तीव्रता का मान निकालनी है। तीव्रता का मान हम कैसे निकालेंगे? P1 बिंदु के ऊपर हमारे पास P1 बिंदु के ऊपर आयाम आएगा तरंगाग्र के भाग, ये जो भाग है OW', यहाँ पर तो हमारा अवरोधक लगा हुआ है। हमारे पास जो तरंगाग्र आएगी वो हमारे पास आएगा भाग OW की वजह से। अब हमने पोल को माना है O1, तो O1 से O के बीच में भी कुछ जोन का जो अर्धवर्ती पट्टिका है, मैं मान लूं O1 O के बीच में सिर्फ एक अर्ध पट्टी इसके अंदर आ रही है। Only first zone plate occurs in the region O1, तो ये उसके अंदर आएगी, तो इसके कारण P1 बिंदु के ऊपर तीव्रता नहीं आएगी। तो यहाँ पर तीव्रता का मान हम लिख सकते हैं, दूसरी से स्टार्ट होगा -E02 प्लस E03 माइनस E04, इसी तरह से आगे। इसको अपन हल करें तो ये मान अपने पास आएगा -E02/2। तो हमारे पास P1 बिंदु अगर इस तरह से स्थित है कि इस क्षेत्र O1 में एक अर्ध पट्टिका आती है, बाकी की अर्ध पट्टिकाएं जो हैं वो OW रीजन में आती है, तो तीव्रता का मान आयाम का मान आ जाएगा -E02/2, तो तीव्रता का मान आ गया E02² अर्थात I2/4। अब मैं मेरा जो बिंदु P1 हमने यहाँ पर लिया है, मैं इसको डिस्प्लेस कर रही हूँ। डिस्प्लेस कैसे कर रहे हैं कि हमारे रीजन O1 के अंदर दो अर्धवर्ती अर्ध पट्टिकाएं आ जाए। 2 half period zones are situated in the region O1, तो ये दो ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसे ही ये दो ब्लॉक हुए तो P1 पर तीव्रता का मान ये कितना आ जाएगा? P1 पर तीव्रता का मान मेरा इस स्थिति के अंदर आएगा E03 माइनस E04, इसी तरह से आगे। आयाम हो गया E03/2, तो तीव्रता कितनी आ गई? I3/4। तो हमारे पास P1 को हम जैसे जैसे डिस्प्लेस करेंगे, हमारी अर्धवर्ती पट्टिकाएं ढकती जाएंगी, जिसकी वजह से तीव्रता का मान लगातार कम होगा। तो P1 को इसको हम चित्र ग्राफ से दिखा सकते हैं। ये मेरे पास ग्राफ है P1 बिंदु के लिए छाया क्षेत्र के अंदर। जैसे जैसे P1 बिंदु बीच के बिंदु P से दूर जा रहा है, तीव्रता का मान लगातार हमारा घट रहा है, क्योंकि I3 का मान, जैसे कि यहाँ पर अपन ने देखा है, तीव्रता आ रही है I3/4 जब दो हाफ पीरियड जोन ब्लॉक हो रहे हैं, और यहाँ पर एक हाफ पीरियड जोन ब्लॉक हो रहा था, तो तीव्रता थी I2/4। I3 का मान I2 से कम है, तो तीव्रता का मान लगातार घटता जाएगा। ये तो हमने निकाला है P1 बिंदु के ऊपर। अब इसी प्रकार मैं P बिंदु के ऊपर तीव्रता का मान निकाल रही हूं। तरीका हम वही अपनाएंगे, हम हमारी तरंगा को हाफ पीरियड जोन्स में बांटेंगे और P के संगत हम पहले पोल निकालेंगे। तो P के संगत तरंगाग्र के ऊपर जो पोल है वो मेरा है O बिंदु। O बिंदु को जब मैं पोल ले रही हूं तो तरंगाग्र मेरी दो भागों में विभाजित हो गई, OW और OW'। OW' तरंगाग्र से के आगे स्ट्रेट एज है, तो यहाँ पर P बिंदु से हमें तीव्रता नहीं मिलेगी। मुझे अब तरंगाग्र OW को देखना है। इस तरंगाग्र से
कुल आयाम का मान हम लिख सकते हैं E01 माइनस E02 प्लस E03 इसी प्रकार आगे, तो ये मान आ जाएगा E01/2 के बराबर। तो ये मेरे पास P बिंदु पर परिणामी आयाम का मान आ गया। तीव्रता कितनी आ जाएगी? I0/4। तो पहले अर्ध कटिबंध से P पर तीव्रता 1/4 होती है। इसको हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं। ये मेरे पास P बिंदु के ऊपर तीव्रता का मान है। अब हमारे पास बिंदु रह गया प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर का, जो कि है P2 बिंदु। P2 बिंदु पर भी तीव्रता निकालने के लिए हम उसी प्रकार से अपनी संपूर्ण तरंगाग्र को हाफ पीरियड जोन में बांटेंगे और हम इसको बांट रहे हैं, तो हमारा पोल आ रहा है O2। O2 जब हमारा पोल है तो हमारे पास तरंगाग्र दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग तो है WO2 और दूसरा भाग है O2W'। O2W' में से OW' भाग में से तो ब्लॉक हो रही है, तो हमें देखना है P2 पर परिणामी आयाम का मान। इसको हम लिख सकते हैं तरंगाग्र के WO भाग का कुल आयाम प्लस O2O भाग के कारण आयाम। तो कुल भाग का आयाम तो सारी जोन प्लेट की वजह से आएगा, जिसका की मान होता है E01/2 के बराबर। अगर मैं खुला भाग O2O में से मानूं कि सिर्फ एक अर्धवर्ती अर्धपट्टिका आ रही है, तो उसका आयाम होगा E01। तो कुल आयाम कितना हो गया? 3/2 E01। तो परिणामी तीव्रता को अपन लिख सकते हैं, वर्क कर दें इसका, 9/4 I1। अब हमारा जो बिंदु P2 है, मैं इस प्रकार से मान रही हूं कि क्षेत्र O2O में से दो अर्धपट्टिकाएं आए, तो परिणामी आयाम कितना आ जाएगा? ये वाला पार्ट तो बराबर ही रहेगा पहले वाले भाग के, यहाँ पर E01 माइनस E02। इसको अपन हल कर लें तो परिणामी आयाम आ जाएगा I1/4। इसको अपन पहले वाली स्थिति से तुलना करें तो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले तीव्रता थी 9I1/4 और अब तीव्रता है I1/4। तो हमें प्रथम स्थिति में मैक्सिमा मिल रहा था, इस स्थिति के अंदर अपने को मिनिमा की स्थिति मिलेगी। अब हम P2 को और ऊपर ले जाएं कि 3 अर्धवर्ती पट्टिकाएं आए, तो हमारे पास तीव्रता का मान आ जाएगा E01 माइनस E02 प्लस E03 का स्क्वायर। ये मेरे पास मान आ गया। यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि अगर अपने पास सम पट्टिकाएं आ रही हैं, अर्धवर्ती पट्टिकाएं आ रही हैं, तो हमें प्रदीप्त फ्रिंज मिलेगी, और अगर सम पट्टिकाएं आ रही हैं तो हमें अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। अगर विषम पट्टिकाएं आ रही हैं तो हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो हमारे पास तीव्रता का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ये हमने तीनों क्षेत्रों के लिए तीव्रता का ग्राफ दर्शाया है। ये तो है छाया क्षेत्र के लिए, ये प्रकाशमय क्षेत्र के लिए, और ये बीच के बिंदु P के ऊपर हमने तीव्रता का ग्राफ दर्शाया है। अब हम फ्रिंज अंतराल का मान निकालेंगे। फ्रिंज अंतराल का मान निकालने के लिए हम प्रकाशमय क्षेत्र का बिंदु ले रहे हैं P2। तो P2 के ऊपर
जो हमारी प्रकाश आ रहा है, इसको हम चित्र से स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। ये हमारा बिंदु P2 है। हमें इसके ऊपर आने वाले प्रकाश की तीव्रता का पथांतर का मान निकालना है। तो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, एक तो स्ट्रेट एज के किनारे O से और दूसरा आ रहा है O2 से। तो पथांतर का मान हो जाएगा OP2 माइनस O2P2। और मैं यह मान रही हूं कि P से P2 की यह जो दूरी है, यह x के बराबर है। तो चित्र से अपन OP2 का मान आसानी से लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? √b² प्लस x²। ये मान आ गया मेरा OP2 का। पथांतर का मान लिख लें अपन। पथांतर डेल्टा बराबर OP2 माइनस O2P2। OP2 का मान हमने निकाल लिया। x का मान मैं b से बहुत छोटा मान रही हूं। तो बायनोमियल थ्योरम से ये मान आ जाएगा OP2 बराबर b प्लस x² अपॉन 2p। अब मुझे चित्र से O2P2 का मान निकालना है। अपन चित्र से O2P2 का मान निकालें तो ये आ जाएगा sp2 माइनस SO2। और sp2 का मान मैं त्रिभुज sp2p से निकाल सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से ये माना जाएगा √a प्लस b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये मान अपन O2P2 का निकाल लें। तो ये O2P2 का मान आ गया। मैंने दोनों मान निकाल लिए। पथांतर का मान दोनों मान रख करके हम निकाल लेंगे। ये मान आ जाएगा डेल्टा बराबर ax² अपॉन 2b a प्लस b। और डिफ्रैक्शन की कंडीशन के लिए हमें पता है कि अगर पथांतर 2n-1 λ/2 हो तो P2 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा की कंडीशन के लिए xn का मान मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। अब चूंकि a और b ये दूरियां नियत हैं, प्रकाश हमने नियत तरंग दैर्ध्य का लिया है, तो मैं इस पूरे मान को कांस्टेंट k के बराबर रख रही हूँ। तो यहाँ से xn का मान आ जाएगा k√2n-1। ये कंडीशन तो निकाली है मैक्सिमा के लिए। इसी तरह मिनिमा के लिए पथांतर का मान होता है 2n इंटू λ/2। कांस्टेंट k के रूप में रख दें तो xn का मान आ जाएगा k√2n। ये मान पता हो गए। अब हम फ्रिंज अंतराल का मान निकाल सकते हैं। फ्रिंज अंतराल अर्थात पहली दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो यहां से x2 माइनस x1 पहली दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस अगर अपन निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 रख दो इसको, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 √3। इसी तरह फर्स्ट के लिए आ जाएगा √1। और दूसरी प्रदीप फ्रिंज के लिए देख लें तो ये आ जाएगा 0.505। तो यहाँ से अपन इस तरह से फ्रिंज अंतराल का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि फ्रिंज अंतराल का मान द्वारा अपन ये देख सकते हैं कि जो विवर्तन की जो फ्रिंजें आ रही हैं वो अनइक्वल डिस्टेंस के ऊपर बन रही हैं और ये डिस्टेंस लगातार घट रहा है। तो अगर अपन किसी भी प्रकाश के स्रोत के सामने अवरोधक के रूप में स्ट्रेट एज रख दें तो स्ट्रेट एज के ऊपर अगर हम प्रकाश को ये माने कि वह सरल रेखीय गति करता है तो स्ट्रेट एज के ऊपर के क्षेत्र में हमें प्रकाशमय क्षेत्र मिलना चाहिए था और जो नीचे का क्षेत्र है वहां पर जिसको कि हम छाया क्षेत्र कहते हैं वहां हमें टोटली डार्क मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा विवर्तन की घटना की वजह से नहीं है। प्रकाश जैसे ही स्ट्रेट एज के किनारे से टकराता है तो प्रकाश की किरणें
अपने रेखीय पथ से विचलित हो जाती हैं और उनके अंदर विवर्तन की घटना होती है। Thank you students for watching.